नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर मिले इस वीडियो में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से वो क्या करता है, एक दो आइटम आपको दे देता है और कहता है इसकी आप ट्रीटमेंट बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको बतानी है ट्रीटमेंट्स क्या है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे इसके अंदर हो गया। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए, बैड डेट्स हो गए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हो गए। इन सब की ट्रीटमेंट आपको बतानी है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ फाइनेंस वाले ही इसको ट्रीट करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं इसमें आपको आंसर क्या लिखना होगा। देयर इज़ अ कंसीडरेबल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी जो मत है इसको लेके वो मत कैसे हैं, बहुत ही अलग अलग है। कोई कहता है लेना चाहिए कॉस्टिंग में, कोई कहता है नहीं लेना चाहिए। ऑन द क्वेश्चंस एज टू वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट और नॉट। तो इसे कॉस्ट में जोड़ा जाए या ना जोड़ा है, इसके लिए कई अलग अलग तरह के मत हैं। दिस इज सो बिकॉज वेदर अ कंसर्न पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट। ये इसलिए है ऐसा क्योंकि किसी कंपनी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, किसी में नहीं होता है। डिपेंड्स अपॉन इट्स मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये इस पर डिपेंड करता है कि उनका कैपिटलाइजेशन कैसा है, यानी कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उन्होंने डिवेंचर से कैपिटल अक्वायर की है या नहीं की है, या फिर खुद की ही सारी इक्विटी कैपिटल है। दिस मीन्स अ कंपनी रेजिंग फाइनेंस बाय इक्विटी कैपिटल। अगर वो इक्विटी कैपिटल से लाएंगे सारा पैसा तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि इक्विटी के ऊपर तो डिविडेंड होता है। इक्विटी कैपिटल डज नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर इक्विटी से पैसा आएगा सारा बिजनेस चलाने के लिए तो फिर उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वेयर एज कंपनी रेजिंग फाइनेंस पार्टली थ्रू डिवेंचर, अब कुछ पैसा डिवेंचर से आए तो फिर होगा कि उसे कुछ इंटरेस्ट देना पड़े, क्योंकि डिवेंचर पर ही इंटरेस्ट होता है। इफ़ इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, अगर इंटरेस्ट सच में पेड किया जा रहा है, इज़ इंक्लूडेड इन कॉस्ट, तो उसको कॉस्ट के अंदर जोड़ा जाएगा। कंपनी इज़ नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट, कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, विल हैव लोअर कॉस्ट, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। अगर कंपनी ने डिवेंचर से पैसा लिया ही नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे ही नहीं रही, तो फिर वो इंटरेस्ट को कॉस्ट में जोड़ेगी नहीं और जो कॉस्ट कम आएगी। एंड द कंपनी इज़ पेइंग इंटरेस्ट, जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, विल शो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उनकी तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि उनके यहाँ डिवेंचर भी है, इंटरेस्ट भी है, और इंटरेस्ट को कॉस्ट में जोड़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। दिस मेक्स द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंट कंपनीज डिफ़िकल्ट। तो ऐसे डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, किसी में डिवेंचर होगा, किसी में डिवेंचर नहीं होगा, यानी कहीं पर इंटरेस्ट होगा, कहीं पर इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कहीं पर इंटरेस्ट को कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, कहीं पर नहीं जोड़ा जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास जो है वो कंपनी ए है और हमारे पास कंपनी बी है। कंपनी ए के अंदर जो है वो डिवेंचर है ही नहीं, कंपनी बी के अंदर जो है वो डिवेंचर से भी पैसा आया हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो नहीं होगा और यहाँ पर इंटरेस्ट है वो होगा। अब इसी तरह से इक्विटी से भी पैसा आया हुआ होगा और इक्विटी से तो यहाँ पर भी आया हुआ होगा, तो ये दोनों तरफ ही इसके अंदर आया हुआ होगा। अब इक्विटी के ऊपर क्या होता है, इक्विटी के ऊपर होता है आपका डिविडेंड, तो यहाँ पर भी डिविडेंड होगा और यहाँ पर भी डिविडेंड होगा। अब ऐसे में जब आप इनकी कॉस्ट जोड़ेंगे तो ये इंटरेस्ट तो यहाँ पर आप है ही नहीं, सिर्फ यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप कॉस्ट जोड़ेंगे दोनों की, तो इसकी तो कॉस्ट कम आएगी और इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसके अंदर भाई इंटरेस्ट भी जोड़ा होगा और डिविडेंड भी जोड़ा होगा। तो इस तरह से जो है फिर वो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। अब
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट में जोड़ा जाए या फिर ना जोड़ा जाए, अब इसमें दो तरह के मत हैं। तो ये है आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंक्लूज़न, यानी कि ये कहता है कि कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट को जोड़ा जाए। तो क्यों जोड़ा जाए, उसके पीछे ये कुछ रीजंस हैं। वेजेस और रेंट आर रिवॉर्ड फॉर लेबर और लैंड, मतलब जो वेजेस है वो किसे मिलता है, वो मिलता है लेबर को, और जो रेंट है वो रेंट किसे मिलता है, लैंड को, ज़मीन को किराया मिलता है, मज़दूर को मजदूरी मिलती है। इन द सेम वे जो इंटरेस्ट है वो इनाम है किसका, वो इनाम है कैपिटल का, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। सो जैसे हम वेजेस और रेंट को जोड़ते हैं कॉस्ट में, इसी तरह से हमें इंटरेस्ट को भी जोड़ना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा कारण वो बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं, वो ये है, वेयर इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ड्यू रिगार्ड इज़ गिवन टू टाइम फैक्टर। अगर आप इंटरेस्ट को कॉस्ट में जोड़ते हैं तो जो समय का फैक्टर है, समय का कारक है, उसको आप रिगार्ड देते हैं, उसको आप सही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि समय अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, विच इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन। एक्चुअली इस पॉइंट में ये बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, यानी कि समय की अपनी कीमत होती है, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड इंटरेस्ट इफ़ कंपनीज आर टू बी मेड बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। अगर किसी कंपनी के अंदर अलग अलग तरह के प्रोसेसेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस यानी कि काम करने के मेथड वगैरह वो सब जो है अप्लाई होते हैं, तो फिर उसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में एक जैसा काम तो हो नहीं रहा है ना, ताकि उसको कंपेयर आसानी से हो सके। काम अलग अलग तरह के हो रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए उनकी कॉस्ट भी फिर इंक्लूड होनी चाहिए पूरी की पूरी। चौथा पॉइंट अगर देंगे, वेयर मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल लेबर बाय मशीन। अगर लेबर की जगह पे मशीन लगाने जा रहे हैं, अगर लेबर की जगह पर मशीन लगाने जा रहे हैं, तो एक ट्रू कंपैरिजन होना चाहिए ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस टू मेथड्स कैन नॉट बी मेड अनलेस इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ टेक इनटू कंसिडरेशन। तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मज़दूर को आप देते हैं मजदूरी, और अब मज़दूरों को आप कम करने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मजदूरी कम हो जाएगी। लेकिन जो मज़दूरों की जगह पर आप मशीनें लेके आ रहे हैं, वो मशीनें जो है बहुत महंगी आती हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है, तो वो जो पैसा है उस पैसे की अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो उससे आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमाते, जो अब नहीं कमा रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है ये जो मशीनें खरीद के आप लाए हैं, ये आप लोन लेकर, उधार लेकर लाए हों, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट तो है ही ना। तो एक तरफ से कॉस्ट घटी मज़दूरों वाली, दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ गई मशीनों वाली, तो इसलिए भाई इसे कंसिडर करना चाहिए। अगला हमारे पास आता है, द ट्रू कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हैवी स्टॉक्स कैन नॉट बी असर्टेन्ड विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉक्ड अप इन स्टॉक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रखते हैं, कच्चे माल का और आधे अधूरे बने हुए माल का स्टॉक आप ज़्यादा हाई रखते हैं, तो ये किसकी वजह से रख पा रहे हैं, इसमें आपकी कैपिटल लगी है ना, और इसके अंदर कैपिटल लगी हुई है, आपका पैसा क्या होगा, फंस गया इसके अंदर, लॉक हो गया आपका पैसा। अब जो पैसा इसके अंदर फंस गया है, तो इस कैपिटल के ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमा सकते थे, अब वो नहीं कमा रहे, तो आपको इंटरेस्ट छोड़ना पड़ रहा है ना। और या फिर हो सकता है कि ये आपने कैपिटल जो है वो उधार ले रखी हो, जैसे डिबेंचर के ज़रिए ले रखी हो, तो इंटरेस्ट तो जा ही रहा होगा, या लोन लिया तब भी इंटरेस्ट जा रहा होगा, तो उसकी तो कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट है तो इंक्लूड होनी चाहिए। अब ये आगे हम कुछ और अलग कारण इसके अंदर देने जा रहे हैं। अब ये वाले कारण हैं अगेंस्ट वाले। अगेंस्ट वाले हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि जोड़ा ना जाए,
अब आपको जोड़ा ना जाए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे अब आप कॉस्ट में जोड़ेंगे नहीं, तो उसके ये कुछ कारण आपको बता रहे हैं। ऊपर ये जो आर्गुमेंट दिया दैट इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो इनाम है वो इंटरेस्ट है। तो जैसे कि लेबर का एग्जांपल दिया था और लैंड का एग्जांपल दिया था, तो ये जो कारण बताया गया तो ये ना इकोनॉमिक्स में तो सही बैठता है, लेकिन ये कॉस्टिंग में सही नहीं बैठता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में चीज़ें अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं और कॉस्टिंग के अंदर उतनी अलग तरीके से पढ़ी जाती है। तो इसलिए वो लॉजिक जो है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर बताते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो तरीका अलग अलग है स्टडी का, तो कॉस्टिंग के हिसाब से ये ठीक नहीं बताते। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में आता है इंटरेस्ट इज़ मैटर ऑफ इंटरनल फाइनेंस। ये इंटरनल फाइनेंस का आंतरिक मामला है, ये पैसे लाने का आंतरिक मामला कंपनी के अंदर का। वेदर वर्क इज़ डन बाय ओन्ड कैपिटल, चाहे तो आप अपने पैसे से काम करें, बिजनेस करें, यानी कि इक्विटी, तो या तो आप अपने खुद के पैसे से काम करें या फिर आप लोन लेकर काम करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उतनी ही आएगी। हाउएवर इट अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये बस प्रॉफिट को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है भाई। और जो प्रॉफिट है ना वो मेन फैक्टर, मेन एलिमेंट जो है ना, ये मेन एलिमेंट फाइनेंस वाले का है, कॉस्ट वालों का नहीं है। इसके बाद है अगला, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल अपॉन विच इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेट। कैपिटल का बिल्कुल सही अमाउंट पता करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? दिस इज़ बिकॉज वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, डेटर, कैश एक्सेट्रा चेंजेस रेगुलरली। क्योंकि आपके पास देखिए स्टॉक एक साथ तो पड़ा नहीं रहता, माल प्रोडक्शन में जाता रहता है, नया माल आता रहता है, बिकता रहता है, सब चीज़ें होती है। डेटर्स भी आपके कम ज़्यादा होते रहते हैं, कैश बैलेंस आपका कम ज़्यादा होता रहता है, और ये तो डेली चेंज होता है। ये तो जब डेली इतना चेंज हो रहा है तो आप कैसे हिसाब लगाएंगे कि कितनी कैपिटल के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन अ फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, ये भी एक सही इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, इसे भी आइडिया लगाना, डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेट्स द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक, विच इम्प्लाइज ऑन इन्फ्लेशन ऑफ इनकम टू दैट एक्सटेंट। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कॉस्ट में जोड़ते हैं तो इससे क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा हाई हो जाती है। कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड का भी जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्या करेंगे, ये P&L के क्रेडिट साइड को बढ़ा देंगे, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा देंगे। तो यानी कि ये खामखा आपकी इनकम को इन्फ्लेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो जो कि सही बात नहीं है। अब अगर कंक्लूज़न की बात करी जाए कि भाई कंक्लूज़न में क्या बताएंगे, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर यानी कि जोड़ा जाए ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉस्ट आर मोस्टली थ्योरेटिकल। जोड़ने के जितने भी कारण बताए गए हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल है, जो फेवर वाले हैं, एंड दे आर आउटवेड बाय द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट। अगेंस्ट यानी कि ना जोड़ा जाए, माइनस, तो ना जोड़ा जाए वो वाले कारण जो है ज़्यादा भारी लगते हैं, ज़्यादा सही लगते हैं, विच आर बेस्ड लार्जली ऑन एक्सपीडियंसी एंड प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। तो ये जो जोड़ा ना जाए वो वाले जो कारण हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल देखने को लगते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस के आधार पर है और ज़्यादातर वही माने जाते हैं। सो इसलिए इंटरेस्ट इज़ रेयरली, मुश्किल से ही, ना के बराबर ही, टेकन इनटू अकाउंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जोड़ा नहीं जाता, ठीक है जी। अगला हमारा इसके अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट को आप कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले पैकिंग मटेरियल्स आर द मटेरियल्स यूज टू होल्ड, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, स्टोर, प्रोटेक्ट
डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट, प्रमोट एंड मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल एंड कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर। मतलब कि मटेरियल वो चीज़ है जो ये सारे काम करती है, यानी कि पहचान बताती है कि प्रोडक्ट है क्या, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताती है, उसकी डिटेल बताती है, उसके स्टोर के बारे में, उसको रख रखाव रखना होता है, वो भी डिटेल वाइज ही रखना होता है, स्टोर करना होता है। मटेरियल को, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है, दिखाती है कि इसके अंदर क्या है, इस पैकिंग के अंदर। ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, उसको प्रमोट करने में आसानी होती है, उसका मार्केटिंग करने में, उसका प्रचार करने में, उसको मार्केट करने में आसानी होती है, और कम्युनिकेट करती है किसको, उसको पहुंचाती है कंज्यूमर तक। तो ये डेफिनेशन दी गई है KAS 9 में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 9 में, जिसको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है। पैकिंग मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, दो तरह का है ये, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो उसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इट इज़ दैट विच इज़ एसेंशियल, ये भाई ज़रूरी है, ये एसेंशियल है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। टू होल्ड द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए ज़रूरी है। एंड कीप इट इन कंडीशन इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय और सोल्ड टू कस्टमर, जिस कंडीशन में ये कस्टमर को बेचा जाएगा और या फिर कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, उन कंडीशन को होल्ड करने के लिए ये पैकिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है। जैसे इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर, यानी कि गैस वाली अगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए सिलेंडर जो हो गया वो प्राइमरी पैकिंग हो गई। कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, इसके अंदर देखिए बटर पेपर और जो रैपर्स हैं, रैपर किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, टॉफ़ी के रैपर हो सकते हैं, चॉकलेट के रैपर हो सकते हैं, इस तरह से कुछ भी। और या कोई जैसे बटर पेपर आ गया, बटर पेपर में आपकी टॉफ़ीज़ आती है, तो ये वाली जो पैकिंग है प्राइमरी, सबसे पहली पैकिंग यही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो जो फॉइल्स आते हैं, स्ट्रिप्स के जो टैबलेट कैप्सूल वगैरह आपको मिलते हैं, वो जिस पैकिंग के अंदर होते हैं वो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पैकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। इट इज़ ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल, इसको भाई डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। इफ़ इट कैन बी ईजीली ट्रेस, अगर आप इसको ईजीली ट्रेस कर पाओ अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि अपने प्रोडक्ट के साथ। अदरवाइज इट शैल बी असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम, नहीं तो फिर ये जो है इस हिसाब से लगेगी कि कितनी क्वांटिटी लगी मटेरियल की। अब आगे अगला देखें, हमें मिलता है अब सेकेंडरी। इट इज़ दैट विच इनेबल्स टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म द कस्टमर, प्रोमोट, अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। अब ये जो पैकिंग है ना, ये भी कुछ वो काम करती है, थोड़े बहुत जो काम ऊपर भी है। देखिए, स्टोर करने में आसानी हो जाती है प्रोडक्ट्स को, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है, इन्फॉर्म करने में आसानी हो जाती है कस्टमर को कि उसमें क्या है, उसको प्रमोट करने में आसानी हो जाती है, और उसको मार्केटेबल बनाने में आसानी हो जाती है। जैसे अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करेंगे तो देखिए कार्टन्स हो गए या गत्ते वाले बॉक्सेस हो गए जिसके अंदर दवाइयों की स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। इसी तरह से कन्फेक्शनरी वाली इंडस्ट्री के अंदर फिर से कार्टन्स हो गए, पैकिंग ऑफ बिस्किट जिसके अंदर रखे हैं, चॉकलेट्स रखे हैं। तो अगर जैसे मैं बहुत सिंपली बात करूं तो जैसे ये आपका एक बिस्किट का पैकेट है, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना, माफ़ कीजिएगा, ये एक बिस्किट का पैकेट है, तो ये क्या, इसकी जो पैकिंग है वो हो गया आपकी प्राइमरी। अब यही बिस्किट का पैकेट जिस एक बड़े कार्टन के अंदर आएगा, है ना, तो ये जिस कार्टन के अंदर आएगा, ये बड़ी वाली जो पैकिंग है, कार्टन वाली पैकिंग, तो ये वाली कहलाएगी सेकेंडरी, और इसकी जो खुद की पैकिंग है ये कहलाएगी प्राइमरी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है मेन, तो वो उसके अंदर आता है बैड डेट, यानी कि डूबा हुआ पैसा। अभी डूबा हुआ पैसा मिलेगा तो है नहीं। बैड डेट, सम कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट बैड डेट्स आर फाइनेंशियल लॉसेस। कुछ अकाउंटेंट्स ये कहते हैं ये फाइनेंशियल लॉस है। दस
एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट अकाउंट्स में ये नहीं आना चाहिए। इफ़ हाउएवर बैड डेट्स आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट, और यदि आप इसको बैड डेट्स में इंक्लूड करते भी हैं, दे शुड बी ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड, तो ये सेलिंग ओवरहेड की तरह होना चाहिए ट्रीट, एंड मैनी बी अपोर्शन, ये मे होना चाहिए, एंड मे बी अपोर्शन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इसको मतलब बांट के इसको करना चाहिए, अपोर्शन करना चाहिए। अपोर्शन तो आप समझ गए, उसको बांट देना चाहिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या कॉस्ट यूनिट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, क्रेडिट सेल के आधार पे। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स विच आर ऑफ एक्सेप्शनल नेचर शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट, और जो एबनॉर्मल नेचर के हैं, एबनॉर्मल अमाउंट है यानी कि जो खुद की गलती की वजह से हुआ है, उसको कॉस्ट के अंदर जोड़ना चाहिए। तो बैड डेट का जो है आप एक बहुत ही क्लियर कट आंसर आप नहीं दे सकते हैं, आपको इसी तरह देना पड़ेगा। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी कई बार आया है। ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन स्पेशल फीचर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, फिर से आ गई अलग अलग। सच एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में इसकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। देयरफॉर देयर इज़ नो जनरल एग्रीमेंट, इसलिए आप कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसकी आप ये ट्रीटमेंट कर लो, नहीं, कंडीशन के हिसाब से देखा जाएगा। रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सच कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंट, और वो जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला इसका तरीका है चार्जिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करिए, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करने का मतलब है जैसे आप P&L में जो भी आइटम्स रखते हैं सारे खर्चे डेबिट साइड में, तो उनके क्रेडिट साइड में क्या होता है, रेवेन्यू होता है, सेल होता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट आपने वो चार्ज किया। दिस मेथड इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन सच अमाउंट इज़ नॉट वेरी हैवी, आप इस तरह की ट्रीटमेंट तब कर सकते हैं जब ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। इन सच अ सिचुएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर ट्रीटेड एज जनरल ओवरहेड, तब आप इसे जनरल ओवरहेड की तरह मान लीजिए, एंड आर अपोर्शन्ड एंड अब्जॉर्ब्ड अकॉर्डिंगली, और फिर जितना हिस्सा इसका जिस डिपार्टमेंट का या जिस कॉस्ट यूनिट का बनता है उस हिसाब से उसको बांट दीजिए। चार्जिंग ऑफ टू कॉस्ट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, आप कुछ नंबर ऑफ ईयर्स में 2-4 सालों में इसको बांट दो अपने हिसाब से। व्हेन बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर टू बी डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 2-3 ईयर्स, इसका जो बेनिफिट है वो आपको 2-3-4 साल में मिलने वाला है, देन इट इज़ यूजुअली ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों तक मिलेगा, 3-4-5 साल तक। एंड रिकवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, तो जब आपको इसका बेनिफिट अगले 2-4 साल तक मिलने वाला है तो फिर आप इस खर्चे को भी अगले 2-4 साल तक बांट दीजिए। लास्ट है ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जब और कुछ नहीं हो रहा तो फिर यही बचता है आखिर में। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ टू P&L अकाउंट ऑफ द पीरियड इन विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड, जिस साल में खर्चा हुआ है उस साल के कॉस्टिंग P&L में डाल दो। दिस मैथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल, कब सही रहेगा, व्हेन R&D प्रूव्स अनसक्सेसफुल, जब आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा वो बेकार साबित हुआ, उससे आपको कुछ भी रिजल्ट फ़ायदा नहीं मिल पाया, डज नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिबल रिजल्ट, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप ये कीजिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर में आया। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।